न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस डिक्लेरेशन में भी भारत ने अगर यूक्रेन युद्ध में शांति की पैरवी की है तो भारत ने यह भी कहा है कि रशिया से आने वाला फूड और फर्टिलाइजर उसको जगह दी जाए, क्योंकि इमर्जिंग कंट्रीज और अफ्रीका को इसकी बहुत जरूरत है। 3 चीजों की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस बीच आते हुए, जी सर, जो मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में पहले ही कहा, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, राइट, इन तीनों की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए जो ग्रीन कॉरिडोर वगैरह बनना चाहिए। लेकिन युद्ध में क्या होता है, आप ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, उसका इस्तेमाल आप युद्ध के लिए भी कर लेते हैं। वो वहाँ पर एक अजीब तरीका का समावेश हो जाता है जहाँ से सारी भ्रांतियाँ शुरू होती हैं। ये बंद भी हुआ है, उसी तथ्य पे बंद हुआ है कि उस कॉरिडोर को मिसयूज़ किया गया। लेकिन जहाँ बात आती है इसको रोकने की जिम्मेदारी, अगर आप आज के दिन में, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन किसकी सबसे ज़्यादा है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा इसको चालू रख सकता है। तो इस तरीके से अमेरिका अपने आप को पिंड नहीं छोड़ा। देखिए, थोड़ा तस्वीरों को भी हम बयां कर दें अपने दर्शकों के लिए। राजघाट पहुंचे हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक, और दक्षिण कोरिया का विश्व की जीडीपी में क्या योगदान है ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारतीय जो वहां पर रहते हैं उनकी संख्या 13,000 से ज्यादा है। यून सूक इयोल को इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उनको भी डिस्क्राइब करते हुए साबरमती आश्रम की जो तस्वीर वहां पर लगाई गई है, महात्मा गांधी जिस कुटिया में रहा करते थे उसकी तस्वीर साबरमती आश्रम की लगाई गई है। उसके बारे में उन्हें भी डिटेल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। तमाम बड़े वैश्विक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला राजघाट जारी है, और इसको आप नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत भी दे सकते हैं जहां भारत की भूमिका साफ दिखती है। G20 समिट पहली बार हुई एम्बेसडर मल्होत्रा भारत में, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपना मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर चीन की आपत्तियों के बावजूद रखा, और न केवल रखा बल्कि पूरी दुनिया में यह मैसेज देने की कोशिश की, इस G20 की, या मैं इसको और अच्छे से कहूं, इस कामयाब G20 समिट, क्योंकि इसमें सहमति बन गई है, क्या असर आप वर्ल्ड ऑर्डर पर भारत की इमेज पर देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में? देखिए, भारत एक अभी तक जो इमेज है वो एमर्जिंग इकोनॉमी की है, लेकिन आज की तारीख में इस G20 को होल्ड करने में जो 2 या 3 चीज़ें भारत के लिए जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1, भारत ने ग्लोबल एजेंडा तय करने में बहुत बड़ा रोल अपनाया है। यानी भारत अब रूल मेकर्स की श्रेणी में आ गया है, रूल फॉलोअर्स की श्रेणी में नहीं है। नाउ वी सिट ऑन द टेबल एंड मेक द रूल। इंडिया इज नॉट अ रूल टेकर, इट इज अ इक्विवेलेंट रूल मेकर। रूल मेकर, नॉट रूल टेकर। बात कही आपने। नंबर 2, ये हमारे लिए ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हमने डेलिबरेटली ये नहीं कहा कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी आर सेइंग वी आर अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। बहुत ही मुझे लगता है सोच समझ के ये वर्ड को कॉइन किया गया है कि लीडर्स वर्ड से एलर्जी हो सकती है लोगों को, वॉइस से किसी को नहीं हो सकती। आप किसी के बिहाफ पे बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं, हम उनके नेता नहीं, हम उनकी मैं आवाज। तेरा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे बिहाफ पे बोलूंगा। तो जैसे आप लोग हैं आवाज। हम नेता तो बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज ये है कि हमने, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं, और क्योंकि ये गिर गए थे आने से पहले, इनकी एक आंख में चोट लगी थी, इसलिए आप देख सकते हैं इनकी एक आंख कवर्ड भी है यहाँ पर, जॉगिंग करते हुए चोट लगी। हाँ, तो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जी, सर प्लीज। हाँ, 2 चीज़ें तो मैंने बताई आपको कि आप ग्लोबल एजेंडा सेट करेंगे, उसके बाद आप ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पूरी आयोजन के दौरान हमने इंडिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से शोकेस किया है। हमारी जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, हमारा इतना कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं, 200 मीटिंग 60 अलग अलग सिटीज़ में करना, और इसका जो हमने एक बेंचमार्क कर दिया, वो तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट लेने वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो घबराए हुए हैं, काफी दबाव में है वो तो दबाव में। वो कहते हैं भैया आपने तो ऐसे बेंचमार्क कर दिए, मैं कैसे करूंगा इसको। हो सकता है जो बायलैटरल हुई उसमें बोला भी, बोल भी दिया भाई यार इसको स्केल डाउन करो, और उन्होंने कहा नहीं भैया ये तो मेरी आदत है। ये तो सिर्फ कामयाब नहीं, ये अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व, अभी तक बड़ा अच्छा शब्द बोला सर आपने। हाँ, और शायद दूसरे देशों को इसको मैच करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो शब्दावली इन घोषणा पत्र की भारत तय कर पाया, आप बाली के शब्दावली देखिए, उसमें लिखा है कि रूस आक्रांता है, इसको डिप्लोर किया जाना चाहिए।
तो उसको वो एक्सेप्ट कैसे कर सकते थे? बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न कंट्रीज का साफ प्रभाव नजर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप अगर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखेंगे यहाँ तो पर वो दोनों के हाथ किसी के थामने की प्रभाव में कोशिश नहीं, है। वो अपना प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आता है। ये सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया है जिसको शायद कोई मैच नहीं कर पाएगा। एक चीज एम्बेसडर मल्होत्रा मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए भी जानना चाहता हूं और दर्शकों की जानकारी भी उससे बढ़ेगी। जब हम इस डिक्लेरेशन को देखते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनेक्स टू द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी है, जिसमें कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जो ऊपर नहीं मिलता है। ये चीजें क्या, ये जो हमने साल भर मीटिंग्स की उनका ये एनेक्स डॉक्यूमेंट मल्होत्रा सर, मैं आपको रोक रहा हूं, इसका आप जवाब यहीं से शुरू कीजिएगा। इस वक्त इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को हम देख रहे हैं, राजघाट पहुंच गई हैं जॉर्जिया मेलोनी। आज की तारीख में भारत और इटली के संबंध जो हैं वो भी शानदार मकाम पर हैं और खुद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ये कह चुकी हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानती हैं और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नजर आती हैं पीएम जॉर्जिया मेलोनी, और इस बात का जिक्र उन्होंने खुलकर कई बार किया है। एक बार फिर हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद राजघाट पर पहुंची हैं पीएम जॉर्जिया मेलोनी। कल समीर इनकी भी बायलैटरल मीट हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और जाहिर सी बात है भारत और इटली के जो आपसी संबंध है उन पर बात हुई होगी, जरूरतों पर बात हुई होगी। सर आप एम्बेसडर मल्होत्रा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनेक्स डॉक्यूमेंट में एक जिक्र है महर्षि का, जो भारत की पहल थी। मिलेट महर्षि एक इनिशिएटिव है जो मिलेट्स के लिए बनाया जाना है, और वो इनिशिएटिव कहा जा रहा था कि भारत की जो मिलेट ईयर हम मना रहे हैं उसकी वो जो छोटे देश हैं जिनमें कुपोषण की समस्या है, जो गरीब देश है, उनमें बड़ा वो इनिशिएटिव काम आता। हालांकि वो हम मेन डिक्लेरेशन में उसका जिक्र नहीं देखते हैं, तो ये क्या मतलब है? नहीं देखिए, ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इतनी मीटिंग्स हुई हैं वर्किंग ग्रुप्स लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स पे, तो हर चीज को डिक्लेरेशन में नहीं डाला जा सकता। ओके। खासतौर से स्पेसिफिक्स अवॉइड की जाती है। ओके। डिक्लेरेशन इज मोर फिलोसॉफिकल, जेनरिक, और आपको एक दिशा निर्देश करती है। यहाँ आपको स्पेसिफिक्स मिलेगी। तो ये इतनी डिटेल से आप देखिए, पूरा साल भर मीटिंग चली है, 11 या 12 वर्किंग ग्रुप्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें स्टेटमेंट की कुछ बातें हमने बिना स्टेटमेंट के कही हैं। हाँ। जैसे कि मैं पिछले 2 दिन से भारत मंडप पे मौजूद हूँ, वहाँ पर कोई भी खाना नॉन वेज नहीं परोसा गया। वाह। वो सारा वेजिटेरियन खाना था, उसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट थे, और लोग जो अमेरिका से लेकर जो सर आपने सबसे अच्छा क्या खाया वहाँ पर? वहाँ पर मैंने कल फिरनी खाई जो बाजरे की थी। और वो बहुत अच्छी थी, और बाकी विदेशी लोग भी, चावल की नहीं, उनको बाजरे की। वो अपने मीट को मिस कर रहे थे, लेकिन इस खाने को खाते हुए कल तो मैंने देखा कि वहाँ डेलीगेट मैंने सुना सबसे ज्यादा विदेशी पत्रकारों की भीड़ तो चाट के स्टॉल पे थी। गोलगप्पे खाने पर थी, और उनको हमें सिखाना पड़ रहा था कि गोलगप्पा इस ढंग से खाया जाता है।